सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ और जानकारियां प्राप्त करेंगे जो अंग्रेजी शासन के दौरान रही हैं। इसमें अंग्रेजी शासन में भू व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में वीडियो में बहुत कुछ बातें नहीं बताई जा सकी थी पहले वाली में, इसलिए हम थोड़ा इसको अलग से बता रहे हैं। सभी विद्यार्थी इस पर ध्यान देंगे। भू व्यवस्था का मतलब कि भूमि का स्वामित्व उनके शासनकाल में कैसा था। जो खेती करते थे उनकी भूमि थी या जो खेती नहीं करते थे उनकी भूमि थी, इसे हम भू व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो कृषक, आज भी आप देखते होंगे कि कुछ कृषक होते हैं जो अपनी ज़मीन पर खेती करते हैं और कुछ कृषक होते हैं जो किराए पर खेत लेकर खेती करते हैं। जो खेती करता है उसे कृषक कहा जाता है, लेकिन जिसकी भूमि होती है वो भूधारी कृषक कहलाता है, और जो जिसकी भूमि नहीं होती है वह किराएदार या किराए की खेती वाला कृषक कहलाता है। तो इसका असर यह है कि जिसकी भूमि अपनी होती है उस पर वो मन से खेती करता है। भूमि में कोई ऊंच नीच या कोई कमी है तो उसका सुधार करता है, लेकिन जो किराए पर खेती लेकर करता है वो उतने मन से खेती नहीं करता है। इसीलिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए भू सुधार या भूमि सुधार आवश्यक था, जो स्वतंत्रता के तुरंत बाद किया गया था। जैसे जमींदारी प्रथा उन्मूलन कानून आया था, उसी तरह से अन्य जो प्रथाएं थी और खेती के या कृषि के उत्पादन बढ़ाने में अवरोध का काम कर रही थी, उन सारी अवरोधों को कानून बनाकर दूर किया गया। लेकिन ये क्या थे, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहली थी जमींदारी प्रथा। हमारे प्रदेश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, जमींदारी प्रथा ही चलती थी। जमींदारी प्रथा मुगल शासन काल से चली आ रही थी, लेकिन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में इसे अस्थायी बंदोबस्त के रूप में अंग्रेज़ों द्वारा अपनाया गया। इस व्यवस्था में कुछ गाँव के बीच एक जमींदार नियुक्त किया जाता था। जमींदार का कार्य होता था कि वह किसानों से भू राजस्व की वसूली करे या कृषि कर वसूली करे और उसे ले जाकर अंग्रेजी राजकोष में जमा करें। क्या इस तरह जो जमींदार होते थे वो किसानों से कर वसूलते थे और उसे ले जाकर सरकार के कोष में जमा करते थे। इस व्यवस्था में जमींदार बिचौलियों की भूमिका निभाते थे। अब आप ये समझ सकते हैं कि जो बिचौलिया होता है वो उतना ही वसूली नहीं करता जितना उसे राजकोष में जमा करना होता है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा की वसूली करता है। अब जमींदारों का उद्देश्य होता था किसानों का अधिक से अधिक शोषण करना, और वो उनकी उपज का लगभग आधा भाग कृषि कर के रूप में वसूल लेते थे। अब आप ऐसे ही सहज ही कल्पना कर सकते हैं किसानों की दशा कितनी दयनीय हो गई होगी। इतना ही नहीं, अंग्रेज़ों ने इन जमींदारों को जो कृषि कर न दे उसके लिए भू दखली का अधिकार दे दिया था। यानी जमींदार आपको या उस कृषक को जो खेती कर रहा है और राजस्व समय से नहीं जमा कर रहा है, उसकी ज़मीन वो छीन सकता था। इससे आप स्वतंत्रता के समय तक देखेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत सारे जमींदार कई गाँवों के ज़मीनों के मालिक हो गए थे। स्वतंत्रता के तुरंत बाद इस व्यवस्था को समाप्त करना जरूरी था। यदि कृषि उत्पादन बढ़ाना था तो इस व्यवस्था को समाप्त करना जरूरी था, क्योंकि जमींदार के पास इतनी ज़मीनें होती थी कि वो ये जानता ही नहीं था कि उसकी ज़मीनें कहाँ कहाँ हैं, और किसान उससे किराए पर लेकर, बहुत स्वतंत्रता के पूर्व तक किसान उससे किराए पर लेकर खेती करता था। खेती आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ वो कितने मन से करेगा जबकि उसकी ज़मीन नहीं है। तो कृषि उपज बढ़ाने के लिए सबसे पहले इस व्यवस्था को समाप्त किया गया, जिसे जमींदारी उन्मूलन कानून 1952 कहा जाता है। बहरहाल इसकी चर्चा आगे की जाएगी। दूसरी व्यवस्था थी महालवाड़ी प्रथा। आप सुने होंगे फला महल, ये महल एक गांव होते थे। ये इनको गांव को महल कह दिया जाता था सरकार द्वारा, और इस व्यवस्था को महालवाड़ी प्रथा कहा जाता था। इस व्यवस्था के तहत जमींदार नहीं होते थे, बल्कि गांव का कोई मुखिया या महलदार बनाया जाता था, और इसमें उसी के अधीन कर वसूली का अधिकार होता था। इसमें किसानों को ये सहूलियत थी कि वो सीधे सरकार से संपर्क कर सकते थे, लेकिन सामान्यतः कर वसूली के लिए उस महल के मुखिया को ही जमींदार बनाया गया था, और इस सरकार के नुमाइंदे या सरकार के प्रतिनिधि उसी मुखिया से कर ले लेते थे पूरे गांव का। तो ये व्यवस्था
जमींदारी प्रथा से थोड़ी सी आसान थी, क्योंकि जमींदार को कई गांवों का स्वामी बनाया जाता था, उसे भूदखली का अधिकार था, किसान को सीधे सरकार के पास जाने का अधिकार नहीं था। लेकिन महल में महलदार के साथ साथ किसान भी सरकार के संपर्क में आ सकते थे। यह व्यवस्था आगरा व पंजाब में थी। तीसरी व्यवस्था है रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा में किसान को या काश्तकार को जो खेती करता था उसे रैयत कहा जाता था। रैयतवाड़ी प्रथा में ये सीधे ये कर दे सकते थे, सरकार से सीधे संपर्क में होते थे, इसलिए यह व्यवस्था उतनी शोषणकारी नहीं थी। इनको निश्चित समय पर कर देना होता था और इनको रैयत कहा जाता था। ये व्यवस्था भारत के अधिकांश भागों में लागू थी, क्योंकि ये व्यवस्था शोषणकारी न होने के कारण थोड़ी अस्थायी थी, किसानों के लिए उचित थी। इसलिए इस व्यवस्था को सर्वप्रथम मद्रास में लगाया गया, फिर बम्बई, बिहार और असम में लगाया गया। तो ये थी अंग्रेजी शासन में भू व्यवस्था, और इसमें कुछ व्यवस्था में सरकार से सीधे किसान संपर्क में होता था, कुछ व्यवस्था में किसान सरकार से सीधे संपर्क में नहीं होता था। सरकार से सीधे संपर्क में होने का मतलब अपनी असुविधाओं के बारे में भी सरकार को बताना होता था, लेकिन जहाँ बिचौलिए थे वहाँ किसान सरकार को अपनी असुविधाओं के बारे में नहीं बता सकते थे, इसलिए उन्हें खेती बाड़ी करने में थोड़ी समस्या आती थी। कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा समस्या आती थी। बहुत सारे किसानों ने खेती बाड़ी छोड़कर मजदूरी का काम शुरू कर दिया। आप पढ़ेंगे ये विंटर्स नाइट या जाड़े पूस की रात जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, आप पढ़ेंगे उसमें हल्कू बार बार कहता है कि अब खेती बाड़ी छोड़कर मुझे मजदूरी ही करनी चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अंग्रेजी शासन में क्या दशा थी किसानों की। इसको स्वतंत्रता के बाद तमाम कानून बनाकर बिचौलियों को समाप्त किया गया। भू व्यवस्था में चकबंदी लागू की गई, हदबंदी भी लागू की गई। चकबंदी के तहत छोटे खेतों को इकट्ठा किया जाता है और हदबंदी के तहत एक किसान के पास अधिकतम सीमा का निर्धारण किया जाता है। अब इसके बारे में जो अन्य कानून बने भू सुधारों के बारे में, वो स्वतंत्रता के बाद वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के जस्ट तुरंत बाद भारत का विभाजन हुआ था। इसके आर्थिक प्रभाव के बारे में थोड़ी आपसे चर्चा करनी ज़रूरी है। जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत और पाकिस्तान बने। इसका सर्वप्रथम प्रभाव पड़ा, खाद्यान्न की कमी हो गई। क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या विस्थापित हो रही थी, इसके लिए ज़्यादा मात्रा में खाद्यान्न का इंतजाम करना था। भारत पहले ही गरीब था और इस व्यवस्था ने उसको छिन्न भिन्न कर दिया, पूरी सप्लाई चेन को बिगाड़ दिया। भारत अभी तुरंत स्वतंत्र हुआ था, इसलिए खाद्यान्न की कमी हो गई, अकाल पड़ गया तत्काल। कच्चे माल की कमी हो गई। इसका कारण ये था कि जो ये दो उद्योग हैं, विशेषकर सूती वस्त्र उद्योग में कच्चे माल की कमी और पटसन उद्योग या जूट उद्योग में कच्चे माल की कमी। सूती वस्त्र उद्योग की जो मिलें थी वो बम्बई और गुजरात में लगी हुई थी, यानी भारत के पश्चिमी भाग में। लेकिन जो कपास उत्पादक क्षेत्र थे वो अधिकांशतः पाकिस्तान के भाग में चले गए, तो इस उद्योग को तुरंत कच्चे माल की कमी हो गई। पटसन उद्योग में आप आएंगे पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश कहा जाता है, इसके जो डेल्टा क्षेत्र हैं वो पटसन या जूट उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, क्योंकि वहाँ पानी की सुलभता है, नदियाँ खूब हैं, डेल्टाई ज़मीन है, उपजाऊ है, इसलिए वहाँ जूट खूब उत्पादित होता है, यानी पटसन खूब उत्पादित होता है। और जो इसकी मिलें थी यानी जूट उद्योग था वो कलकत्ते के आसपास या हुगली नदी किनारे केंद्रित था। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि विभाजन में जो उत्पादक क्षेत्र थे यानी जो खेती बाड़ी जिसमें होती थी जूट की, वो चले गए बांग्लादेश में और मिलें रह गईं कलकत्ता में। इसलिए इस उद्योग को भी कच्चे माल की समस्या का सामना करना पड़ा। इस तरह सूती वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग विभाजन के कारण बहुत अधिक प्रभावित हुए, बाजार भी संकुचित हो गया। इसका कारण ये था कि बहुत बड़ी जनसंख्या पाकिस्तान चली गई और कुछ जनसंख्या भारत रह गई। इनका जो बाज़ार था जहाँ वस्तुएं बिकती थी वो अब सीमित हो गया। आज इस वीडियो में स्वतंत्रता के पूर्व इतना ही। अगली वीडियो में हम बताएंगे पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य।